हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 16, ठीक है ना। रामेश्वरम। महेंद्र इसको लिखा है, ये एक यात्रा के बारे में। रामेश्वरम जो स्थान है उसके बारे में महेंद्र कुमार मानव ने इसके बारे में लिखा है, ठीक है ना। तो इसे हम पढ़ेंगे 12 पाठ में, ठीक है ना। तो कुछ हमारे सिलेबस में जो चैप्टर हैं डिडक्ट हो गए हैं, रिड्यूज हो गए हैं। तो रिड्यूज के बाद ये हमारा 12वां नंबर में आता है, ठीक है, रामेश्वरम। तो आइए सीखे। इसमें हम सीखेंगे यात्रा वृत्तांत विधा, है ना। यात्रा वृत्तांत विधा यानी यात्रा के दौरान जो हम स्मरण रह जाता है उसका हम एक वृत्तांत लिखते हैं, ये विधा कहलाती है, यात्रा वृत्तांत विधा। धारों और धामों की जानकारी, रामेश्वरम मंदिर के ऐतिहासिक और शिल्पकला, विश्लेषण और विशेषण के भेद, ठीक है ना। ये हमारा कक्षा 6 की हिंदी सुगम भारती में है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 मई को प्रातः काल हमारी ट्रेन पाबमन की ओर बढ़ी जा रही थी। ट्रेन जमीन की एक सकरी सी होती जाती लंबी पट्टी पर चल रही थी, जिसके दोनों ओर समुद्र था। और ट्रेन में हम दोनों ओर का ट्रेन के दोनों ओर क्या था, समुद्र था। देख सकते थे कि मंडप में गाड़ी खड़ी हुई थी। यहाँ भी हमने दोनों ओर सागर का दृश्य का आनंद लिया। धीरे धीरे दोनों तरफ के सागर निकट आते चले गए और ज़मीन की पट्टी सक्रिय होती चली गई, है ना। अब तो क्या हुआ, देखिए हमने पहले कहा था यात्रा वृत्तांत विधा है ये। यहाँ यात्रा दौरान कहते हैं कवि जो है महेंद्र कुमार मानव है, उस वृत्तांत के दौरान उसने क्या अनुभव किया ये चीज़ बता रहा है। तो देखिए इसमें कितना अच्छा दृश्य आपको कहते हैं पढ़ने को मिलेगा और इससे आप बहुत कुछ जानकारी आपको प्राप्त होगी कि 18 मई प्रातःकाल में हमारी ट्रेन पावमान एक कहते हैं नदी है, ठीक है ना, एक पुल है, वहाँ पर ऐसा होता। तो उस चीज़ का वृत्तांत बताया जा रहा है। यात्रा के दौरान जो वृत्तांत लिखा जाता है उसे यात्रा वृत्तांत विधा कहते हैं। उसके अंतर्गत ये रामेश्वरम में जब जाते हैं तो क्या कह रहे हैं कि ट्रेन की ज़मीन में एक सकरी सी होती जा रही है। ट्रेन की ज़मीन क्या है, सक्रिय होती जा रही है, जहाँ लंबी पट्टी पर चल रही है, जिसमें दोनों ओर समुद्र हैं। और ट्रेन से हम दोनों ओर से क्या कर रहे हैं, समुद्र है, बीच से क्या है, पटरी गई हुई है। और क्या है, समुद्र के बीच से पटरी गई हुई है। अब सोचिए, और वहाँ से ट्रेन जा रही है तो जो है दृश्य जो है समुद्र का वो बड़ा ही प्यारा लग रहा है और किसी किसी को तो भयमय ही लगता होगा, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं जो लेखक है वो क्या कर रहा है, इसे आनंद कह रहा है कि इस दृश्य का आनंद लिया और धीरे धीरे दोनों तरफ के सागर निकट आते चले गए और ज़मीन की पट्टी सक्रिय होती चली गई। अब तो केवल रेल की पटरी बची थी और इसके दोनों ओर सागर था। लीजिए, अब वह पटरी भी खत्म हो गई। अब क्या हो गई, पटरी भी खत्म हो गई, आगे सागर ही सागर था। लेकिन तब भी हमारी ट्रेन रुकी नहीं। ऐसा लिखने में डर लग रहा है, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि लीजिए पटरी भी खत्म हो गई, आगे सागर ही सागर था। यानी पटरी खत्म होगी तो फिर क्या होगा, हम तो गिर ही जाएंगे ना। पटरी में ही हमारी ट्रेन चल रही है, लेकिन लेखक ऐसा लिखने का कहते हैं इस तरह से लिखा है कि उसे आप समझिए। लेकिन तब भी हमारी ट्रेन रुकी नहीं, चलती ही रही। अब ट्रेन ज़मीन पर नहीं थी, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच पुल बनाया गया, तो उस पुल के ऊपर ट्रेन चल रही थी। इसलिए हमारी जो ट्रेन थी ज़मीन पर नहीं थी, सागर पर चल रही थी। लोहे के बने पुल के सहारे यह पामवान का पुल था। क्या था, पामवान का पुल। मैंने पहले कहा था कि पामवान का पुल फेमस है। जब हम मानचित्र में पढ़ते हैं तो पामवान का पुल बहुत ही बड़ा है और कहते हैं ये रामेश्वरम के पास पाया जाता है। समुद्र पर बांधा गया था। ट्रेन के दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे, इसलिए मंडप के में ट्रेन से सब दरवाजे चाबी द्वारा बंद कर दिए गए थे, यानी कि बंद कर दिए गए थे, कोई भी गिरे नहीं, ठीक है ना। हमारे बाईं ओर पत्थरों का एक लंबा सिलसिला चला गया था, जिनके ऊपर से समुद्र का पानी बहता था, परंतु पानी के नीचे पत्थर साफ दिखाई देते थे। लेकिन पानी के नीचे यानी पत्थर साफ दिखाई देते थे। कोई पत्थर पानी के ऊपर भी थे। भूमि पीछे छूट गई थी। यह पत्थर उसकी निशानी बता रहे थे। ये बता रहे थे कि भूमि पीछे छूट गई है, क्योंकि पानी क्या था, स्थिर था,
है ना, और उसमें जो खंभे थे, पत्थर थे, वो स्तंभ खड़े हुए थे। तो जब हम खिड़कियों से झांक रहे थे तो क्या है, पत्थर की जो प्रतिमा थी वह पानी से प्रतिबिंब के रूप में स्पष्ट नजर आ रही थी। यह पत्थर उसकी निशानी बता रहे थे। सबको अपने जीवन के मोह होता है, सबको अपने जीवन से मोह होता है। छिपकली की पूंछ कट जाने पर भी यह पूंछ जीवन के लिए वियोग से घबराती नहीं है, पर जब मनुष्य मरने लगता है तो अपने विगत जीवन की लालसा भारी दृष्टि से देखता है और जीवन की सारी भावनाएं एक साथ उमड़ आती हैं। पृथ्वी का अंत आ गया था। यह पत्थर के टुकड़े कहीं उसके दिल के टुकड़े तो नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि ये पत्थर के जो टुकड़े हैं उसके दिल के टुकड़े तो नहीं हैं, जो उसके हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं, जो हृदय की व्यथा को व्यक्त करें। यानी कि देख के डर लगता था कि पृथ्वी क्या है, पता नहीं कहाँ है, वो तो दिख नहीं रही है, पानी ही पानी है, अगर कुछ ऐसा हो जाए हम चले जाएंगे। अब लगता है जैसे जीवन का अंत ही दिख रहा है। ऐसा कवि कह रहा है कि कल्पना लोग करते हैं, या यूँ कहें कि पृथ्वी और समुद्र का मिलन हो रहा है, या यूँ कहें कि पृथ्वी और समुद्र का मिलन हो रहा है। क्या है कि जहाँ से वो पुल बांधा गया होगा तो पृथ्वी से बांधा हो गया और समुद्र से इस पृथ्वी से उस पृथ्वी में मिलाया गया होगा, एक पुल का बांध कर रहा। तो इससे लगता है जैसे मिलन है। मिलन से तो उल्लास होता है, परंतु अपना अस्तित्व समाप्त करते हुए किसे अच्छा लगता है। लेकिन जब पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो गया है तो कैसे अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता। पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त होकर सागर का अस्तित्व व्यर्थ हो, यानी कि पृथ्वी कहीं दूर चली गई है और अब क्या है, सागर पर हम क्या है चल रहे हैं और पृथ्वी का कहीं अस्तित्व समझ नहीं आ रहा है। सागर है और सागर का अस्तित्व व्याप्त हो रहा है, यानी सागर में हम क्या कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, परंतु उत्सर्ग का आनंद है। यानी पृथ्वी ने सर्वस्व और समुत्सर्ग करके अपने को सागर में समर्पित कर लिया, यानी पृथ्वी ने अपने आप को उत्सर्ग कर लिया है। यानी पृथ्वी का ही तो अंश है ये मानव, ये ट्रेन, ये सब पृथ्वी के मानव ही ने तो क्या किया है, इसे कोई रूप दिया है। ट्रेन का, पटरी का, ये सब मानव के ही दिमाग की उपज है, मनुष्य की। तो यही कह रहा है कि जैसे लगता है पृथ्वी ने सर्वस्व का समुत उत्सर्ग, यानी अपने अंदर यानी कि क्या कर लिया है, उत्सर्ग करके, यानी ऐसा कुछ खोज करके सागर को समर्पित कर दिया है। कौन जाने उसके यह आंसू अंदराश्रु नहीं रहे होंगे, यानी उसकी आंसू जो हैं अनंत आश्रु नहीं रहे होंगे। यह रेल का पुल स्थिर नहीं है, रेल का यह पुल स्थिर नहीं है। जब जहाज़ों को निकलना होता है तब यह पुल उठा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पे बड़ा दृश्य बताया जा रहा है कि कहा जाता है कि जब जहाज़ें यहाँ से निकलती हैं समुद्र से होकर, तब यह पुल क्या है उठा लिया जाता है, जिसमें स्टीमर एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं। स्टीमर लगे होते हैं तो एक ओर से दूसरी ओर कहते हैं चले जाते हैं। लीजिए पाम-1 स्टेशन आ गया, लीजिए पाम-1 स्टेशन आ गया। यहाँ हमको रामेश्वरम के लिए गाड़ी बदलनी है, यहाँ से हम क्या करते हैं, गाड़ी बदलते हैं। तो कभी ये कह रहा है कि यानी कि जो ये समुद्र है, समुद्र में तो पानी कोई अथाह रहती नहीं है, तो यहाँ पे स्तंभ से ऐसा होता है ना, छोटे छोटे जब पुल देखते हैं तो क्या होता है कि नीचे पिलर खड़े होते हैं और उस पिलर के बेस में पुल रखा जाता है, यानी कि बिछाया जाता है और कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कहा जाता है कि ये पुल जो स्थायी नहीं है, कि स्थायी किसी में टिका हुआ है। इसके स्ट्रीम लगे होते हैं और जैसे हुक लगा होता है तो फंसा दिया जाता है और उसको निकाले। जब जहाज़ें निकलती हैं तो इसको खोल दिया जाता है स्ट्रीम को, और फिर जब जहाज़ें निकल जाते हैं स्ट्रीम को फंसा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मानव ने इतने खतरनाक वाला काम किया। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि ट्रेन आती हो और स्ट्रीम के कुछ नट कुछ भी निकल जाए, हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कभी कल्पना कर रहा है, तो अगर कहीं गिर जाए तो फिर हो गया है ना, यानी कि सब समुद्र में ही व्याप्त हो जाएंगे, समुद्र में ही मिल जाएंगे। तो आगे देखिए अब क्या हो जाता है, यहाँ पाम-1 का स्टेशन आ जाता है, जहाँ से क्या करना है, हमें रामेश्वरम के लिए गाड़ी बदलनी है। पाम-1 स्टेशन में धनुष कोटि का एक त्रिकोण के 3 बिंदु हैं, तीनों एक टापू पर बसे हुए। एक टापू है, क्या है ये, टापू है, यानी कि पत्थर है छोटा सा और समुद्र के अंदर ही है ये बसे हुए हैं। इस टाप पर रेत ही रेत है, क्या है, इस टापू पर रेत ही रेत है और कुछ झाड़ कर मौजूद है, झाड़ झाखड़ मौजूद है यहाँ। या आप यूँ कह लीजिए कि यहाँ समुद्र तट कुछ ऊंचा हो गया, समुद्र तट क्या है, ऊंचा हो गया है।
पामवन से कोई 15 मिनट में हम रामेश्वरम जा पहुँचे। पामवन से स्टेशन से हम कुछ 15 मिनट में ही रामेश्वरम जा पहुँचे। स्टेशन पर सामान छोड़कर हम सीधे मंदिर पहुँचे। रामेश्वरम 4 धाम में से एक है, यानी 4 धाम है हमारे, उसमें से जो रामेश्वरम है वह एक है। भारत के सब हिस्सों के आदमी रामेश्वरम का दर्शन करने आते हैं। रामेश्वरम का दर्शन किए बिना एक भारतीय अपने जीवन की सिद्धि का लाभ नहीं ले पाता है। हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। लंबी दलानों में से हम गुजर रहे हैं। दलानों की लंबाई 4000 फुट है। हमारे दोनों ओर खंभों की लंबी पंक्ति चली गई है। मंदिर का घेरा चतुष्कोण की शक्ल का है और उसका आयाम 650 फुट व 1000 फुट है। यह मंदिर दक्षिण के स्थापत्य का सबसे सुंदर नमूना है। ये दक्षिण दिशा में रामेश्वरम है, ठीक है। ये दक्षिण के स्थापत्य का सबसे बड़ा सुंदर नमूना है। गर्भगृह के सामने एक विशालकाय है, गर्भगृह है, उसके सामने एक विशालकाय पत्थर का नंदी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विशालकाय यानी विशाल शरीर वाला एक पत्थर का नंदी बना हुआ है। मंदिर में के अंदर एक कूप है जो सर्व तीर्थ के नाम से विख्यात है। मंदिर में एक कूप है, ऐसा कहा जाता है कि ये सर्व तीर्थ का विख्यात है। इस कूप में मधुर जल को हमने मान किया है। इसमें जो जल है बहुत ही मीठा है, उसे लोग प्रसाद के रूप में लेते हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर 2 गोपुरम हैं। पूर्व दिशा में गोपुरम की ऊंचाई 186 फुट तथा पश्चिम गोपुरम की ऊंचाई 78 फुट है। दलानों के खंभों की सिमटिरी देखते ही बनती है। हम शिल्पकार के कला कौशल को देखकर दंग रह जाते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता और भी है। इस टापू पर कहीं कोई चट्टान या पत्थर नहीं है। इस टापू पर यानी कोई कहीं चट्टान या पत्थर नहीं है, यानी कि हमको देखने से ऐसा समझ में नहीं आएगा, पूरी समतल है। फिर यह पत्थर कहाँ से आया होगा, कहाँ जाता है कि सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण श्रीलंका के राजा बरदराज शेखर ने 1000 वर्ष पहले किया था। वे लंका से पत्थर लाए और पत्थरों को छटवा कर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। सन 1173 ईस्वी में लंका के राजा पराक्रम बाहु ने रामेश्वरम में एक मंदिर बनवाया। संभवतः वही वर्तमान मंदिर का मंडेल होगा। फिर तो मंदिर बढ़ता गया, नए नए मंदिर बनते गए। कई धनिकों और मदुरा के राजा विश्वनाथ नायर ने रामेश्वरम में राज्य करने वाले सत्यवती राजाओं ने भी इस मंदिर की श्रीवृद्धि की। कहते हैं कि जब रामचंद्र जी रावण का वध करके लंका से लौटे थे तो मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी थी कि वे ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए शंकर जी की स्थापना करें, और राम ने हनुमान को आज्ञा दी थी कि वे कैलाश जाकर शिव जी को ले आएं। उधर हनुमान को लौटने में देर हुई तो इधर सीता जी ने बालू से खेलते खेलते एक शिवलिंग बना लिया। ऐसी मान्यता है। चूँकि मुहूर्त टल रहा था इसलिए रामचंद्र जी ने बालू के शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा की। पहले इस स्थान को देवनगर कहते थे, और लेकिन जब राम ने यहाँ ईश्वर की पूजा की तब यह इस स्थान को रामेश्वरम पड़ा। कुछ दिन बाद हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर पहुँचे और राम ने हनुमान की सराहना की और कहा कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। रामचंद्र जी ने तो रामेश्वरम के उत्तर में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसका नाम विश्वनाथ पड़ा। ठीक है। जब हनुमान जी सीता की खोजों में इधर उधर तब चट्टान पर उन्हें लंका की भूमि नजर आई। जब वो कहते हैं सीता को ढूंढने गए थे तो उन्हें लंका की भूमि नजर आई। उसी चट्टान को गंधमादन पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधमादन पर्वत कहते हैं। लंका जाने के पहले रामचंद्र भी इस स्थान पर कुछ दिन रुके थे। आज भी यहाँ उनकी चरण पादुका विराजमान है। किनकी? राम जी की। इस स्थान को राम झरोका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राम झरोका। यहाँ स्थान रामेश्वरम में उत्तर दिशा के करीब 1.5 मील की दूरी पर है। यह स्थान जो है रामेश्वरम में उत्तर दिशा में करीब 1.5 मील की दूरी पर है। रामेश्वरम के निकट लक्ष्मण तीर्थ और राम तीर्थ और सीता तीर्थ है। मंदिर के अंदर 24 तीर्थ हैं। मंदिर के अंदर 24 तीर्थ है। गंधमादन पर्वत की परिक्रमा में 11 तीर्थ हैं। गंधमादन की जब पर्वत की परिक्रमा करते हैं
तो उसमें क्या है 11 तीर्थ हैं। इसमें इसके अतिरिक्त और भी कुछ उनके तीर्थ हैं, कुछ और भी कुछ तीर्थ हैं। इस टापू की आबादी लगभग 14,000 है। इस टापू की आबादी क्या है, जहाँ पर कितने लोग रहते हैं, 14,000 है। मंदिर के प्रकार में दुकानें हैं और वहाँ से हमने जल्दी कुछ शंख कौड़ियाँ, बेत की एक तस्तरी और चंदन की एक छोटी सी मूर्ति आदि सामान खरीदा। यहाँ ताड़ के पत्ते से बने सूटकेस और पंखे मिलते हैं। ताड़ के पत्ते से बने पंखे और सूटकेस मिलते हैं। यहाँ के निवासियों की जीविका का साधन प्रमुख यात्री है। यहाँ के जो निवासी हैं उनके जीविका का साधन यही कि जो यात्रीगण यहाँ आते हैं तो वो यहाँ से कुछ ले जाते हैं, इनके बनाए हुए सामानों को, खिलौनों को और अपने ज़रूरत के चीज़ों को, और वही लोग कहते हैं पैसा देते हैं तो इनका क्या है, जो जीविका है वो चलती है। तो गाँव के लोग मछली मार कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 11 बजने वाला था इसलिए हम सीधे स्टेशन पहुँचे। 1 बजे की गाड़ी रवाना हुई और पामवान में गाड़ी बदल कर हम धनुषकोटी पहुँचे। पामदल में गाड़ी बदलनी पड़ती है तो क्या है, पता कि हम धनुषकोटी पहुँचे। हमारी गाड़ी पहले जेट्टी पर रुकी। लंका जाने वाला जहाज खड़ा था। लंका जिसको जाना है तो क्या है, वहाँ पे जहाज खड़ा था। जो यात्री लंका जाना चाहते थे वे अपना पासपोर्ट बनवा लाए थे। मैं पछता रहा था कि लंका का पासपोर्ट बनवा कर क्यों नहीं लाया हूँ। धनुषकोटी से लंका लगभग 22 मील की दूरी पर है, ठीक है ना। धनुषकोटी जो स्टेशन पड़ता है वहाँ पर क्या है, कहा जाता है कि कवि ने लिखा है कि 22 मील की दूरी पर है। जहाज के कप्तान ने अनुमति लेकर हम लोग जहाज देखने के लिए उस पर चढ़े। यात्री दल अपना पासपोर्ट जांच कराने में लगे थे। जहाज छोटा था। जहाज में उतरकर कुछ देर हम चिट्टी पर खड़े और सामने असीम सागर की असीमता में लीन हो गए। यानी कि सागर में इतनी गहराई थी और इतनी दूरी थी कि जहाँ देखो वहाँ सागर था। उसकी असीमता में हम लीन हो गए जहाज पर ही खड़े। हवा जोर की थी। दूरी पर रामेश्वरम मंदिर का गोपुरम दृष्टिगोचर हो रहा था। यानी कि वहीं से रामेश्वरम मंदिर का जो गोपुरम दृष्टिगोचर वहीं से दिख रहा था, है ना, उदित हो रहा था। ट्रेन जेट्टी से रवाना हो चुकी थी और स्टेशन पहुंच गई थी। हम लोग पैदल स्टेशन जा पहुँचे। हमारे सामने सागर का नील जल ठहरा था। हमारे सामने क्या है, सागर का नीला जल ठहरा था। किनारे पर बालू बिछी थी। किनारे पर क्या थी, बालू बिछी थी। ऊपर नीले आकाश का चंदोवा ताना हुआ था। आकाश का यानी कि नीचे तो पानी था और ऐसा लग रहा था कि पानी वो है, देखने में आता है कि जो नीले आकाश का जो कलर है वही पानी में होता है, तो जो पानी का कलर है वो नीला दिख रहा था, ऐसा लग रहा था देखने से। यदि आप मुक्त आकाश चाहते हो तो, यदि आप मुक्त सागर चाहते हो तो, यदि आप मुक्त समुद्र का किनारा देखना चाहते हो धनुषकोटी जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आकाश को खुला देखें और समुद्र को देखें तो कहाँ जाइए, धनुषकोटी जाइए, ऐसा कवि कहते हैं। जाइए वहाँ मुक्त होकर विहार कीजिए, वहाँ स्वतंत्र होकर विहार कीजिए। जेट्टी पर खड़े जहाज ने अपनी सीटी बजाई। उसने भारत की भूमि छोड़ दी, है ना। उसने जेट्टी पर जो खड़ा जहाज था अपनी सीटी बजाई और उसने भारत की भूमि छोड़ दी, ठीक है ना। वो श्रीलंका चला गया। श्रीलंका कहाँ पे, दक्षिण में है। इस मुक्त वातावरण में उमा बहन ने 2 भजन सुनाए। इस मुक्त वातावरण में उमा ने 2 भजन सुनाए जो बिल्कुल अनुकूल थे और आत्मा के बंधन काट कर उसे उन्मुक्त, उदार और व्यापक बनाते थे। उन्मुक्त और उदार व्यापक बनाते थे, ठीक है ना। कहते हैं कि जब भगवान राम ने लंका जाने का निश्चय किया तब उन्होंने परथमानस नामक स्थान पर समुद्र पार हो जाने के लिए समुद्र राज वरुण से प्रार्थना की थी। कहते हैं कि जब भगवान राम ने लंका जाने का निश्चय किया था तो उन्होंने क्या किया था, परथमानम नामक स्थान पर समुद्र पार हो जाने के लिए समुद्र वरुण से प्रार्थना की थी। लेकिन जब समुद्र राज ने अनुमति नहीं दी तब वह राम अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने अपने धनुष को सजाकर एक बाण निकाला। यह देखकर वरुण वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने रामचंद्र को क्षमा याचना की, रामचंद्र से क्षमा याचना की। तब भगवान राम शांत हुए और यह धनुषकोटी स्थान हमें उसी पौराणिक कथा को याद दिलाता है, ठीक है ना। यह धनुषकोटी हमें
उसी कथा का क्या करता है, कथा को, पौराणिक कथा का याद दिलाता है। धनुषकोटि में ठहरने के लिए कोई उत्तम स्थान नहीं है। धनुषकोटि जहाँ पर ये है छोटा सा, वहाँ पर कोई भी उत्तम स्थान नहीं है। सरकार की ओर से स्थान पर अच्छे होटलों का निर्माण कराया जाना चाहिए। शाम को लगभग 7 बजे ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा और हमारे मन में एक आतुरता रह गई कि उन्मुक्त स्थान में आकर भी हम समय के बंधन से ना बचे रहें। यानी कि कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि इन्हीं की यात्रा वृत्तांत में कह रहा है कि हम इतने स्वच्छंद वातावरण पर आए, फिर भी समय जो है तो क्या है, वो अपने ही समय से चल रहा था। इतने स्वच्छंद वातावरण और स्थान पे आने के बावजूद भी समय अपना जो स्वच्छंदता है, अपनी टाइमिंग है, वो नहीं भूला। यानी कि समय अपने अकॉर्डिंग ही चलता है, हमें समय के अनुसार ही चलना चाहिए। यहाँ पर कवि ने रामेश्वरम के स्थान का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, कुछ हम आप जानते ही ना रामेश्वरम कहाँ है, अभी बहुत कम उम्र है, शायद गए भी नहीं हैं, पता नहीं जा पाते हैं, पर इन किताबों के माध्यम से, इन कवि के माध्यम से हमने क्या कर लिया, महेंद्र कुमार मानव के माध्यम से हमने रामेश्वरम की यात्रा एक तरह से कर ली। बहुत ही अच्छा यात्रा वृत्तांत था, जो हम महेंद्र कुमार मानव के वर्णन के अनुसार से हमें कुछ जानने को इसमें मिल गया कि यहाँ पर क्या होता है, किस तरह की ट्रेनें चलती हैं। समुद्र ही समुद्र है देखने को मिलता है, फिर वहाँ पर कौन सा स्थान है, कौन सा टापू है ना, कितने मंदिर हैं, है ना, कितने कैसी काया है, ये सब कुछ ये पाठ पढ़ने से हमको पता चलता है। रामेश्वरम जो हमारा पाठ था बहुत ही इंटरेस्टेड था, जिसे आप कहानी की तरह दोबारा पढ़िएगा, सुनिएगा, ठीक है ना। इससे जो जुड़े क्वेश्चन आंसर हैं वो इजीली बन जाएंगे, नहीं बहुत ही सरल तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। और जो उसके क्वेश्चन आंसर हम आपके PDF के माध्यम से आपको सेंड कर देंगे। धन्यवाद।